वेलकम टू डैशिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं, कंसेप्ट को समझने वाले हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर से। और मेरा सवाल आपसे ये है कि रियल नंबर क्या होता है। तो आप आंसर करोगे रियल नंबर वही जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, वही रियल नंबर होता है। अब अभी तक आप लोग कौन कौन से नंबर पढ़ते हुए आ रहे थे? तो भैया बहुत सारे नंबर हमने पढ़े हैं। नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, पी अपॉन क्यू में जो रियल नंबर, पी अपॉन क्यू में जो कि रेशनल नंबर था, फिर हमने इरेशनल नंबर पढ़ा, बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। तो यही सारे नंबर्स तो होते हैं रियल नंबर, यानी कि जो सचमुच में होते हैं, जो रियलिटी में होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। तो देखो, रियल नंबर को कैसे बोलोगे? तो इस तरह से समझोगे कि रियल नंबर जो होते हैं ये लाइन होता है। इस लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सब के सब रियल नंबर होते हैं। समझ गए बात? लाइन पे ये रियल नंबर क्या है? तो ये लाइन है। इस लाइन पे जितने भी नंबर है वो सब के सब रियल नंबर है। अब बहुत सारे होते हैं ना, इसीलिए हमने इतने सारे क्लासिफाई किया है। रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, फिर होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो स्टार्टिंग में ही सिखाया जाता है। तो बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। कौन कौन सा? तो एक जो है रेशनल और दूसरा जो है इरेशनल। अब रेशनल नंबर क्या होता है? तो आप आराम से बोलोगे कि भैया जो नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है, और जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर होता है। और आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा। रेशनल नंबर के तो एग्जाम्पल्स आप बहुत तो लिख सकते हो, लेकिन इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए कुछ देखो। √2 हो गया, √3 हो गया, पाई भी है, आपका एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, अब देखो रेशनल नंबर पे आओगे तो रेशनल नंबर को फर्दर, क्योंकि सारे ही नंबर्स जो है ना वो रियल है, तो इस वाले नंबर का तो एक अलग ही झोला होता है, बेचारा अलग होता है इरेशनल नंबर। लेकिन ये जो रेशनल नंबर है इसमें पी अपॉन क्यू टाइप वाला तो आता ही आता है, और साथ साथ में इंटीजर्स भी आते हैं। इंटीजर्स भी रेशनल ही होते हैं, है ना। देखो, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि जो भी नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल होता है। तो इंटीजर्स को भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सारे ही नंबर्स के नीचे क्या करोगे? 1 लगा दोगे तो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में कहने का क्या मतलब है? जैसे मेरा 1/2 हो गया, 2/7 हो गया, है ना, -3/5 हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 5/0, तो ये फिर गड़बड़ हो गया। हमने ये सीख रखा है कि यहाँ पे q जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने क्या सीख रखा है? q जीरो नहीं हो सकता है, यानी नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। अच्छा, इंटीजर्स भी होते हैं। इंटीजर्स का क्या मतलब? तो ये जो नंबर्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स जो है वो ऐसे नंबर होते हैं जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता है। बिना डेसिमल के नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। तो इनमें कोई भी डेसिमल नहीं होता है। अच्छा, अब ये जो इंटीजर्स है इसी में आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है जो कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होल नंबर है। नेचुरल नंबर्स आ जाता है। नेचुरल नंबर्स भी आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर है, इन्फिनाइट तक जाता है, और इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रहा है? ये सब चीज हम लोग पढ़ रखे हैं। अब देखो, एक और चीज हमने पढ़ा, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या पढ़ा? डेसिमल एक्सपेंशन। किसका? तो रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, क्लास 9th में। अब डेसिमल एक्सपेंशन में क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रेकरिंग। तो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? तो भैया जब डेसिमल में एक्सपेंड करते हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से एक्सपेंशन आता है। किस प्रकार से? जैसे 2.15 हो गया, ये टर्मिनेट कर गया, एक कुछ पर्टिकुलर डिजिट के बाद क्या किया? टर्मिनेट कर गया, रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्या है बोलो? टर्मिनेटिंग है। अच्छा जी, ठीक है। और भी एग्जांपल लिख लेते हैं। ये 1.25475, तो ये भी क्या है? तो ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, यहाँ पॉइंट के बाद जो है कुछ डिजिट के बाद जा करके रुक गया है, अब टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रेकरिंग का क्या मतलब है? तो भैया देखो, डेसिमल में जब एक्सपेंड करेंगे
क्या करेंगे, डेसिमल में जब एक्सपेंड करेंगे, जैसे कि ये 1.242424 एंड चलता जाएगा। यानी जब डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे तो एक तो पॉइंट के बाद पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट करेगा, समझ गए बात, पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट करेगा। और दूसरा क्या, तो दूसरा ये कि ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो दोनों बात हमको समझ में आ रहा है। हमने ये चीज पढ़ा कहाँ पे, क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में। ओके, अब देखो इरेशनल नंबर के भी डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखे। इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कहने का क्या मतलब, तो कहने का ये मतलब कि भैया टर्मिनेट भी नहीं करता और पर्टिकुलर कोई डिजिट जो होता है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट भी नहीं करता, टर्मिनेट भी नहीं करता एंड रिपीट भी नहीं करता। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कोई सा भी नंबर आते जाता है, कुछ भी रैंडम नंबर आ जाता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहलाता है। एग्जाम्पल लिखोगे जैसे कि 2.452169724298 एंड सो ऑन करके कोई सा भी एग्जाम्पल लिख दो, कोई सा भी लिख दो, तो ये क्या है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो हमने ये नया तरीका भी सीखा क्लास 9th में कि जो रियल नंबर होते हैं वो जो रेशनल नंबर होते हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो टर्मिनेट करता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ये सारी चीज हमने पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर, क्लास 10th में जो है उन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2 नंबर के बारे में एक्सप्लेन और कर दूं, जो कि है प्राइम नंबर्स और दूसरा है कंपोजिट नंबर। तो भैया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बताओ जरा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर सिंपल सा मतलब ये है कि जो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता है, ऐसा नंबर जो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता है वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर बात, सिंपल सा है, जो नंबर किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता है वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि खुद में आता है और 1 में आता है, ध्यान रखना। तो जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7, 9 होगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 3 में आ जाता है। तो अब क्या होगा, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन करके बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे। तो ये प्राइम नंबर होता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर के टेबल में आते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर के टेबल में आते हैं, वो कंपोजिट होते हैं। जैसे कि 4, 4 के बाद क्या, तो 4 के बाद आप लिख लो 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड सो ऑन करके। ऐसा भी बोला जाता है कि जो नंबर जो है प्राइम नहीं होते हैं ना वो कंपोजिट होता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो दोनों नंबर के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, प्राइम नंबर वो नंबर जो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता है, खुद ही के टेबल में आता है। ऐसे बोला जाता है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बोला जाता है, लेकिन आप ऐसे याद रखो, वो नंबर जो किसी और नंबर के टेबल में नहीं आता है, 1 में आता है और खुद में आता है। क्लियर। अब चलते हैं और चैप्टर का पहला कंसेप्ट समझते हैं कि पहला कंसेप्ट क्या है। तो पहला कंसेप्ट वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि आपको आता होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ये समझो बात। तो कोई भी कंपोजिट नंबर, ऐसा कहा जाता है, ये थ्योरम कहता है कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर यदि आपके पास है तो उसको आप लिख सकते हो या फिर एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या बोला, आपके पास यदि कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो,
चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे वो आपका 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, कोई सा भी कंपोजिट नंबर, कोई सा भी कंपोजिट नंबर है उसको आप लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम और एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, इसका भी समझ में आ जाएगा। मतलब समझो, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक नंबर है 24, 24 का यदि हम फैक्टर करते हैं तो किस प्रकार से लिखोगे फैक्टर, कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से, तो 2 से लगाओगे 12, फिर 2 से लगाओगे 6, फिर 2 से लगाओगे 3, फिर 3 से लगाओगे 1, यानी 24 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और यही तो कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और ये तो आपको आता है ना प्राइम फैक्टर करने। यहाँ पे ये जो नंबर आया है ये सबके सब प्राइम है, इसीलिए इसको बोला गया है कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर फैक्टराइज कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो भैया ये प्रोडक्ट के फॉर्म में और प्राइम नंबर है, बस यही है। दूसरा क्या, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, भैया 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। दूसरा फैक्टराइजेशन आप क्या लिखोगे, दूसरा फैक्टर इस तरह से लिखोगे 8 इंटू 3 कर दोगे, ऐसे लिखोगे, या फिर 6 इंटू 4 कर दोगे, ऐसे लिखोगे। लेकिन क्या ये जो है प्राइम है, नहीं है। क्या ये प्राइम है, नहीं है। क्या ये प्राइम है, नहीं है। ये प्राइम नहीं है। तो प्राइम होना चाहिए, और प्राइम फैक्टर कैसा होगा, यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक होगा। आई होप मेरी बात को समझ रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो ये जो होता है ये यूनिक होता है, आपको समझ में आ गया। फैक्टर जो होते हैं यूनिक होते हैं। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका क्या मतलब है, तो मतलब ये है कि इसको आप ऐसे लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख लो, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लो, कैसे भी लिख लो, किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग तवज्जो किसको देंगे, अहमियत किसको देंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर को, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ हम लोग प्रोडक्ट को लिखेंगे, उसको तवज्जो देंगे। आसानी होता है, बस यही कारण है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको देखो और आगे लेकर के चलता हूं मैं आपको। इस चीज को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से, तो 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इस तरह से। तो चाहे आप ऐसे लिख लो, बात एक ही है। हम इस तरह से अब लिखेंगे क्लास 10 में। अभी तक आप ऐसे लिखते हुए आ रहे थे, अब हम इस तरह से लिखेंगे, जिसे हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, आइए, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई सा भी आप नंबर ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया 54। अब आपको पता है 54 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 54 है। 2 3 जा 6, और ये 6 3 जा 18, और 18 3 जा 54। ठीक ना। अब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 का पावर 3। बस यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ गए बात, आई होप समझ में तो आया ही होगा, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है इसमें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आया होगा, कमेंट करके बताना। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, एक को एग्जाम्पल क्या है, इसमें बोला है कि भाई चेक कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। इस नंबर को कंसीडर करो, मानो वेयर n इज व्हाट, नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। अब इसका मतलब क्या है, इससे पहले देखो, अगर हम जैसे 20 है, 20 के लास्ट में क्या है, 0 है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है।
अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 2 × 2 × 5। 30 लिखते हैं, 30 का यूनिट डिजिट क्या है 0 है। इसका फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 2 × 3 × 5। अगर मैं 100 लिखता हूँ, 100 का यूनिट डिजिट क्या है 0 है। यदि मैं इसका फैक्टर करता हूँ तो क्या आता है 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है। अब यदि मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, 50 ले लेता हूँ, इसका फैक्टर करता हूँ तो 2 × 5 अब इन सारे ही नंबर में आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, सभी में यूनिट डिजिट क्या था 0 था, 0 है। सभी में यूनिट डिजिट क्या है 0 है। और इसका जब आपने फैक्टर किया है तो फैक्टर में क्या आया है, तो 2 और 5 आया है। सब में देखो 2 और 5 आया है, 2 और 5 आया है, 2 और 5 आया है। क्लियर बात, समझ गए। तो यहां पे हमसे बोला है कि 4n रखते हैं, 4n रखते हैं, और n का ऐसा कोई वैल्यू जिसके लिए ये 4n जो है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखे तो यूनिट डिजिट 0 आ जाए। यानी कहने का मतलब ये, यदि n के जगह पे 2 रखोगे तो 4 का पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 × 4 जो कि आ जाएगा 16। अगर n के जगह पे 3 रखोगे तो 4 का पावर 3 हो जाएगा, n के जगह पे 4 रखोगे 4 का पावर 4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे क्या यूनिट डिजिट 0 आएगा, क्या यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये बताना है किसी भी n के लिए। तो सोचो जरा आएगा क्या। अभी मैंने क्या बताया, यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर यूनिट डिजिट 0 होगा तो उसके फैक्टर में क्या होगा, नंबर के फैक्टर में 2 और 5 होगा। अगर एक डिजिट 0 है तो, ठीक है, तो 2 × 5 तो होगा ही होगा। अब देखो 4 का फैक्टर करो, 4 का फैक्टर क्या आता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इस नंबर को आप ऐसे, ये 2 × 5 का पावर 2 हो गया। इसको आपको पता ही है 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2। यहाँ पे आप ऐसे इसको एज इट इज़, और यहाँ पे 2 का पावर 4 × 5 लिख सकते हो। ओके, अब 2 का यहाँ पे नहीं, 4 का फैक्टर करो। 4 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2, और इसका पावर n ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है 4 के पावर n को। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखो क्या इसके फैक्टर में 5 आया, 2 आ गया, क्या 5 आया। यहाँ पे हम n कुछ भी रखते हैं, मान लो n 2 रखते हैं, तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। यदि मैं फैक्टर जो है, यदि मैं n की वैल्यू 3 रखता हूँ तो फैक्टर 3 गुना हो जाएगा। यदि n का वैल्यू मैं कितना रखता हूँ 4 रखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम आ जाएगा। मतलब कि 2 × 2 एक बार, फिर इंटू 2 × 2 2 बार, फिर इंटू 2 × 2 3 बार, फिर इंटू 2 × 2 4 बार, है ना, यही मतलब होता है। अब देखो कुछ भी रख रहे हो n का वैल्यू, क्या फैक्टर में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब यदि फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है तो ये नंबर जो होगा ये 0 से क्यों होगा, 0 से एंड क्यों होगा, नहीं होगा। तो बस इसमें इतना ही करना है, फैक्टर लिखना है, और यदि फैक्टर में 2 और 5 दोनों मिल गया तो नंबर एंड होगा 0 से। यदि 2 और 5 दोनों नहीं मिला तो नंबर एंड नहीं होगा 0 से, यानी यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स फैक्टर डजंट कंटेन 5। देखो 2 तो है इसमें लेकिन 5 नहीं है, तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 4 to the power n doesn't contain 5, hence 4 to the power n never ends with 0 for any natural number n। बस इतनी बात लिख देंगे। ओके, इतनी बात लिख देंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है इसी टाइप का, आपको सेम तरीके से करना है, ठीक है। टाइम दिया है हमने क्वेश्चन पे ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। तो भैया अब सीखना है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो क्या एलसीएम नहीं आता है आपको, क्या एचसीएफ नहीं आता है आपको, आता है। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज़ जो है, नया नहीं नए तरीके से उसी चीज़ को आप सीखोगे, ठीक है। आप उसी चीज़ को नए तरीके से सीखोगे।
कैसे? तो देखो एलसीएम क्या होता है, यदि दो नंबर का आप एलसीएम निकालते हो तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। एचसीएफ लिखते हो दो नंबर का तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। क्या मतलब है समझ में आएगा। दो नंबर यहाँ पे दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे अपने को दो नंबर गिवन है। अब मैं 6 का फैक्टर करता हूँ, क्या आएगा 2 × 3। अब मैं 20 का फैक्टर करता हूँ, क्या आएगा 2 × 2 × 5, यानी कि 2 का पावर 2 × 5, यही आएगा। क्लियर? अब 6 का फैक्टर क्या है 2 × 3 है, एंड 20 का फैक्टर 2 का पावर 2 × 5 है। जब हमें इसका एलसीएम लिखना होगा, क्या एलसीएम लिखना होगा 6 एंड 20 का, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर में जो जो नंबर इन्वॉल्व है, दोनों नंबर के फैक्टर में, दोनों नंबर के फैक्टर में ध्यान देना है, जो जो नंबर इन्वॉल्व है उसको लिखेंगे प्रोडक्ट में। तो कौन कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। इसमें भी 2 ही था इसीलिए मैंने बोला नहीं। तो इसको लिखो 2 × 3 × 5, और इनके हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो 2 का पावर 2। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो 3 का पावर 5 का क्या है 5 का क्या है 1 है, तो 5 का पावर 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 3 × 5 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। मेन मुद्दा क्या है, फिर से समझो, अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं, अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर में हम लोग एज ए एक्सपोनेंट हम लिख लेंगे। पूरा चीज जो है अच्छे से करने के बाद, जो जो नंबर इन्वॉल्व है, जो जो नंबर इन्वॉल्व है एलसीएम के लिए, उन नंबर्स को लिख लेंगे एज अ प्रोडक्ट, और उन नंबर्स के हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। पावर जब चढ़ाएंगे तो हाईएस्ट वाला, जैसे कि 2 का पावर यहाँ पे हमने 2 चढ़ाया, 3 का पावर 1 था 1 ही रखा, 5 का पावर 1 है 1 ही रखा। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ओके। अब जब एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ करेंगे 6 एंड 20 का, तो कैसे लिखेंगे, तो जो नंबर है उसके कॉमन फैक्टर, कॉमन कौन कौन सा, जैसे कि 6 और 20 में कॉमन क्या, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करो। और क्या कॉमन है, 3 दोनों में है, नहीं है, तो बस 2 ही रहेगा, और कोई नंबर जो है कॉमन ही नहीं है। और इनके स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर को लेना है, तो यहाँ पे 2 का पावर तो 1 ही रहेगा ना मेरे दोस्त, 2 का पावर 1 ही रहेगा। क्लियर बात? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ 2 और एलसीएम 60। समझ गए होगे? अब इसको दोबारा से एक बार पढ़ के देखो, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। नंबर में उसके प्राइम फैक्टर करते तो जो जो नंबर इन्वॉल्व होता है उनके हाईएस्ट पावर वाले नंबर को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। अब एचसीएफ में देख लो तो सेम कहानी यार, यहाँ पे क्या है स्मॉलेस्ट पावर। समझ गए बात, समझ गए होगे, करना सीखो। अब चलिए ये वाला हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, तो बोला ये कि भैया कोई भी दो नंबर का यदि आप एचसीएफ निकालते हो, या कोई भी दो नंबर का यदि आप एलसीएम निकालते हो, दोनों निकाल लो, एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो इक्वल होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, जो नंबर का आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। जैसे कि यहाँ पे हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला 6 और 20 का, कितना आया, एलसीएम आया 60 और एचसीएफ आया 2। दोनों को यदि आप प्रोडक्ट करते हो तो कितना आता है 120। और यदि आप इन दोनों नंबर को भी प्रोडक्ट करते हो जिसका आपने निकाला है, यानी 6 × 20 करते हो, तो भी कितना आता है 120। और चेक करो ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है। और यही चीज यहाँ पे इन्होंने हमसे बोला है कि भैया दो नंबर का यदि आप क्या करते हो, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो बराबर हो जाएगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। समझ गए होगे बात?
अब देखो ये फॉर्मूला कैसे कैसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट कैसे है, तो इन चारों में से यदि हमको 3 पता है तो हम चौथा आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर ना बात? अगर 3 पता है तो चौथा हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमको एचसीएफ निकालना हुआ तो एलसीएम वाले को इसके नीचे ले आएंगे, या फिर यदि एलसीएम निकालना हुआ तो एचसीएफ अगर मालूम रहेगा तो इन दोनों नंबर के नीचे ले आएंगे। ये सब तो मैनिपुलेशन आपको आता होगा, ये आप आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखो 96 एंड 404 का हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालने वाले हैं, और फिर इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे। तो 96 का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, फैक्टर करेंगे 96 का, 2 से लग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 8 2 जा 16, फिर 2 से लग जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये 4 2 जा 8, फिर से 2 से लग जाएगा। 1 2, फिर से 2 से लग जाएगा। 6 और फिर से 2 से लग जाएगा। 3 एंड फिर से 3 से लगेगा 1। यानी 96 को आप क्या लिख पा रहे हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब सेम तरीके से 404 का कर लो। 404 का भी करोगे, 404 का भी फैक्टर करोगे आप, तो 2 से करोगे, 2 2 जा 0 2, फिर से 2 से करोगे तो क्या 101। अब आपको पता है 101 जो है ये एक प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर में इसी से कटेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 404 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 101। अब आप इसको जो है ढंग से लिखो तो ये 2 का पावर 5 इंटू 3, और इसको ढंग से लिखो तो 2 का पावर 2 इंटू 101। अब दोनों नंबर का एचसीएफ, दोनों नंबर का एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो एचसीएफ का मतलब जो जो नंबर कॉमन है, जो नंबर जो फैक्टर कॉमन है, तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 कॉमन कौन कौन सा है, तो भैया दिख रहा है आपको 2 है कॉमन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो 2, और इसका भी छोटा वाला यानी 2 का पावर 2, यानी कि एचसीएफ तो 4 होगा ना, एचसीएफ 4 हो गया। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको निकालना है एलसीएम, तो ऊपर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। क्या, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों नंबर का एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 जो है ये हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन में एचसीएफ ऑफ AB, एचसीएफ ऑफ 96 जो कि कितना आया, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, तो ये काट लेंगे, कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब यहाँ पे 28 एंड 404 इनको मल्टीप्लाई करो, आपका एचसीएफ एलसीएम भी निकल के आ जाएगा, आपका एलसीएम भी आ जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। कैसे, कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एलसीएम निकालना था ना, तो इसको, इन दोनों नंबर को इसके नीचे लेकर के आ गया, वही तो किया यहाँ पे, है ना, क्लियर बात। तो दोनों का हम लोग एलसीएम इस प्रकार से निकाल। चलो अब अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, तो देखो हमको इन तीनों नंबर का क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल ही सकते हो ना मेरे भाई, आता है ना निकालना, निकाल दो फटाफट से। क्या करना है, देखो क्या करेंगे, 6 का फैक्टर करोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। 72 का फैक्टर करोगे तो क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जो कि लिखा जा सकता है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। एंड 120 120 का फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा 120 का। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब जो है हमको एलसीएम निकालना है, क्या करना है, एलसीएम निकालना है 672 120। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन सा नंबर इन्वॉल्व है, तो इसमें इन्वॉल्व है 2 3, इसमें भी 2 3, तो और इसके 2 3 5, तो नंबर इन्वॉल्व है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 का हाईएस्ट पावर देखो सब में, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है,
तो 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर देखो 2 है एंड 5 का हाईएस्ट पावर देखो 1 है। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, 8 पंजे 40 और 4 नीम 36, 360 हो जाएगा दोनों का क्या? एलसीएम। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ 6, 27, 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो जो नंबर है उसका कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या देखो 2 है 2 है 2 है, तो कॉमन तो 2 हो गया, इनटू और क्या है 3 है 3 है 3 है, तो कॉमन 3 हो गया, इनटू और है क्या कॉमन? नहीं है, तो आगे तो हम लिखेंगे ही नहीं। और इनके स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि 2 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है, एंड 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है, यानी कि 6 हो जाएगा एचसीएफ। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी बात, क्या बहुत ज़रूरी बात? तो ये चीज़, तो ये चीज़, ये क्या है? तो ये कि रिमार्क, तो ये क्या है? तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना कि 3 नंबर का यदि हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, यही बात है। तो आई होप आप जो है इस बात को भी अच्छे से समझ गए होगे। जो जो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश किया है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। यदि ये सारी चीज़ें समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।